ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भारतीय रॉबिनहुड के बारे में, जिसका नाम था भूपत सिंह चौहान। हम आपको भारतीय रॉबिनहुड की रहस्यमय और सच्ची घटना बताएंगे, जो मरते दम तक कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। यह बात आजादी के पहले की है। उस समय देश में राजा रजवाड़ाओं का शासन चलता था। भारत की संपत्ति और संपदा लूटने में अंग्रेज कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इतना ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए देश के कई राजा रजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को लूट रहे थे, और जनता अनेक तरह की यातनाएं भुगत रही थी, भूखी प्यासी मर रही थी। उस समय देश में चारों ओर सिर्फ लूटपाट का ही नगाड़ा बज रहा था। उसी समय वडोदरा के शासक गायकवाड़ परिवार को एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें पूरे परिवार को धमकी लिखी थी कि महल में काम करने वाले सभी 42 नौकरों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय 5-5 बीघा जमीन दी जाए, और इसकी जाहिर सूचना पूरे शहर में भी दे दी जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो परिवार के सभी सदस्यों की एक-एक करके हत्या कर दी जाएगी। इस धमकी भरे पत्र के नीचे नाम लिखा था भूपत सिंह चौहान। यह वही भूपत सिंह था जिसने वडोदरा से लेकर दिल्ली की सरकार तक के नाक में दम कर रखा था। इंग्लैंड के रॉबिनहुड या हिंदी फिल्मों की तरह लगने वाली ये कथा एक सच्ची घटना है। भूपत सिंह के कहर से जहां राजे रजवाड़े और अंग्रेज कांपा करते थे, वहीं गरीबों के दिल में उसके लिए सर्वोच्च स्थान था। गुजरात के काठियावाड़ की बहादुर धरती का पानी कुछ ऐसा है कि पूरे एशिया में सिर्फ एशियाटिक लायंस पैदा वहीं पे होते हैं। मात्र प्राणियों में ही नहीं, काठियावाड़ी लोगों के रगों में भी शेरों का शौर्य दौड़ता है। उनकी आवाज में उनकी शूरवीरता छलकती है। काठियावाड़ के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ से लोगों की वीर गाथा का एक लंबा इतिहास है, और इन्हीं में से एक नाम आता है भूपत सिंह चौहान। काठियावाड़ में एक समय आया था जब भूपत सिंह पूरे देश के राजा रजवाड़ाओं और अंग्रेजों के लिए एक सिरदर्द बन गया था। अंतिम समय तक भूपत सिंह को ना तो किसी राजा की सेना पकड़ सकी और ना ही ब्रितानी फौज। अंततः कई अंग्रेजों की मौत को नींद सुला देने वाले भूपत सिंह के बिना ही अंग्रेजों को वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। अंग्रेजी शासन के अंत के बाद इधर भारत सरकार भी भूपत को कभी नहीं पकड़ सकी। काठियावाड़ में जन्मा भूपत सिंह बचपन से ही बहुत बहादुर था। तेज भागते घोड़ों पर सवार होकर हवा से बात करने की कला तो जैसे उससे वरदान में मिली हुई थी। भूपत को जानने वाले लोग बताते हैं कि वो इतनी तेज दौड़ा करता था कि अगर उसमें ओलंपिक में भाग लेता तो कोई उसे हरा ही नहीं सकता था। लेकिन उसके भाग्य में कुछ और लिखा था। तेज भागना उसकी आदत थी, इसलिए वो ताउम्र भागता रहा। भूपत के शिकार बने कई लोगों का परिवार अब भी काठियावाड़ और आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। भूपत की कई क्रूरता भरी कहानियां हैं, तो कई उसकी शौर्य गाथाओं और गरीबों के प्रति उसके प्रेम का गुणगान करती हुई गाथाएं हैं। सन 1920 का समय था और भारत अब पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार का शासन था। कुछ राजा रजवाड़ा बचे भी थे, तो वे अंग्रेजी सरकार के कटमुल्य मात्र बन के रह गए थे। उस समय अमरेली जिला के वड़वाला गांव में भूपत का जन्म हुआ। उसका पूरा नाम भूपत सिंह बूब था, लेकिन उसने अपने लिए भूपत सिंह चौहान नाम ही पसंद किया और इसी नाम से पहचाना गया। दरअसल भूपत सिंह के इस नाम के पीछे मूल कारण यह था कि उसके जो वंशज थे वो चौहान वंशीय क्षत्रिय थे, इसलिए उसने अपने नाम के पीछे चौहान लगाया। भूपत का बचपन वागनिया में बीता। वो बचपन से बहुत बुद्धिशाली था। उसकी तर्क वितर्क और निर्णय की शक्ति इतनी पैनी थी कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए उसकी नियुक्ति वागनिया के राजा के दरबार में हो गई। इसके अलावा भूपत को तरह तरह के खेलों के बहुत शौक थे। उसकी यह प्रतिभा भी ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकी। जब भी राजा के दरबार में दौड़, घुड़दौड़, गोला फेंकी जैसी स्पर्धाएं होती, तो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए कई अवार्ड जीतता और राजा की झोली में डाल देता था। बताया जाता है कि दरबार में नियुक्ति के बाद राज्य में आयोजित पहली स्पर्धा में वह 7 खेलों में दूसरे नंबर पर था, जिसकी वजह से उसका दूर दूर तक नाम प्रसिद्ध हो गया। लेकिन भूपत का जीवन शायद आलीशान महल में रहने के लिए नहीं था।
इसलिए उसकी जिंदगी में एक साथ दो दो घटनाएं हुई और उसने हथियार उठा लिए। दरअसल भूपत के जिगरी दोस्त और पारिवारिक रिश्ते से भाई राणा की बहन के साथ उन लोगों ने बलात्कार किया, जिनसे राणा की पुरानी दुश्मनी थी। जब इनसे बदला लेने राणा पहुंचा तो उन लोगों ने राणा पर भी हमला कर दिया। भूपत ने किसी तरह राणा को बचा लिया, लेकिन झूठी शिकायतों के चलते खुद इस मामले में फंस गया और उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। और यहीं से खिलाड़ी भूपत मर गया और डाकू भूपत पैदा हो गया। भूपत ने जेल से फरार होते ही पहली हत्या की। उस समय उसकी टोली में सिर्फ 3 ही व्यक्ति थे, लेकिन जैसे जैसे अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाता गया उसके साथियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। अपराध की चरम सीमा पर पहुंचने तक उसके 42 साथी थे और सब एक से एक बढ़कर बहादुर और क्रूर भी। भूपत उस समय का पहला ऐसा डाकू था जिसने अपने 21 साथियों की 2 टोलियां बना रखी थी। इसमें भी खास बात यह कि इन दोनों टोलियों के लिए सरदार नियुक्त थे, लेकिन हुक्म सिर्फ भूपत का ही चलता था। इसके अलावा दोनों टोलियां जंगल में अलग अलग पड़ाव डाला करती थी। सबसे खास बात यह थी, भूपत से गद्दारी करते हुए उसके खबरी या उसके साथी पकड़े जाते तो उन्हें जान से नहीं मारता था, बल्कि उसकी नाक और कान काट दिया करता था। भूपत की इस क्रूर सजा के शिकार हुए लोगों की संख्या 40 से अधिक है। इसमें 4 व्यक्ति तो अब भी सुरेंद्र नगर जिला में रहते हैं या उनका परिवार रहता है। इनमें से एक व्यक्ति के बताए अनुसार भूपत का मानना था कि हत्या करने के बजाय जीवन भर के लिए सजा देना अन्य लोगों को भी डराता रहेगा। इसके अलावा भूपत उसे धमकी भी दिया करता था कि अगर उसने आत्महत्या की तो फिर उसके बाकी बचे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। इस तरह से वे नाक कान कटे लोगों को मरने भी नहीं देता था। भूपत सिंह की खौफनाक हैवान कहा जाता था। उसे अतिशय विकृत मानसिकता का व्यक्ति करार दिया गया था, लेकिन महिलाओं के मामले में उसकी तारीफ भी की जाती थी, क्योंकि डाकू लुटेरे बनने के बाद भी उसके दिल में महिलाओं के लिए बहुत सम्मान था। उसने अपनी पूरी उम्र किसी भी महिला पर कभी हाथ नहीं उठाया। इसके अलावा उसके साथियों को भी निर्देश था कि कोई भी स्थिति में महिलाओं को सम्मान की नजर से ही देखा जाए। 1947 की आजादी के बाद पूरे देश में संप्रदाय दंगे भड़क उठे। इस दौरान भूपत और उसके साथियों ने अपने दम पर सैकड़ों महिलाओं की आबरू बचाई। भूपत की इन्हीं अच्छाइयों की वजह से उसके क्रूर इतिहास को भुला दिया जाता था। इसके अलावा गरीब उसे अपनी मसीहा मानते थे, क्योंकि लूट का माल वो अपने लिए इस्तेमाल करता नहीं था। भूपत सिंह की इसी नेक नीति के कारण वो अनेकों बार पुलिस से बचा लिया गया। गुजरात में उसे कई बार पुलिस ने घेरा, लेकिन उसे बचने के लिए किसी न किसी का साथ मिल जाता था। कई बार तो उसे महिलाओं ने ही बचाया। एक बार तो गिर के जंगल के पास एक गांव की कई महिलाओं को इस आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया था कि उन्होंने भूपत को भगाने में मदद की, लेकिन अखबारों में इसकी खबर आने और विवाद मचने के बाद सभी महिलाओं को मुक्त कर दिया गया था। भूपत सिंह ने सैकड़ों बार पुलिस को चकमा दिया। देश आजाद होने के बाद 1948 में भूपत के कारनामे चरम पर पहुंच गए थे और पुलिस भूपत को रोकने और पकड़ने में पूरी तरह से नाकामयाब हो गई थी। इस बात से सौराष्ट्र के गृह मंत्री रसिक लाल इस कदर गुस्सा थे कि उन्हें पुलिस प्रशासन को यह आदेश दे दिया था कि जब तक भूपत पकड़ा नहीं जाता तब तक के लिए पुलिस को 25% कम सैलरी मिलेगी। महीनों तक पुलिस को 25% कम सैलरी मिली, लेकिन भूपत पकड़ा नहीं गया। इसके बाद भूपत ने रसिक लाल को ही धमकी दे दी कि तुरंत पुलिस को पूरी सैलरी देने का आदेश सुनाए, और भूपत की इस धमकी की वजह से ही पुलिस को पूरा वेतन मिलना शुरू हो गया। यह भूपत के नाम की धाक थी। इसके अलावा भूपत सिंह को पशु पक्षियों की आवाजें निकालना और पहचानने की कला भी आती थी। यह हुनर उसने जंगल में ही आदिवासियों से सीखा था। इसका उसे भरपूर फायदा भी मिला। गिर जैसे खतरनाक जंगल में इसी कला की वजह से जीवित रह सका। एक बार पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह बात लिख दी कि भूपत को पशु पक्षियों की आवाज निकालने और पहचानने का हुनर आता है, इसलिए जब भी पुलिस जंगल में उसे घेरने घुसती तो बच जाता है और उल्टे पुलिस की टीमें मुश्किल में पड़ जाती है। इसलिए उसे जंगल में जाकर पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो ये हमारे भूपत सिंह चौहान थे। अभी जानकारी खत्म नहीं है, मैं और भी आपको उसके बारे में बताते हैं। एक बार जब भारी पुलिस दल ने भूपत को जंगल में चारों ओर से घेर लिया
तो शेर की गुफा में छिप गया। लगभग 2 दिनों तक भूपत गुफा से बाहर नहीं निकला, जबकि इस गुफा में सिंह का पूरा परिवार रहता था। पुलिस इस गुफा तक पहुंच भी गई थी, लेकिन शेरों को देखकर उनकी हिम्मत गुफा में दाखिल होने की नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने यह भी सोचा कि कम से कम वो शेर की गुफा में तो नहीं छुपा होगा, वरना शेर उसे मारकर खा जाएंगे। जबकि पुलिस का यह अंदेशा था। पुलिस यह भूल गई थी कि कई सालों से उन्हीं शेरों के साथ रह रहा था। पुलिस के वापस जाने के बाद भूपत ने अपने साथियों तक अपने संदेशा पहुंचाया कि वो पुलिस के चंगुल से अब भी बाहर है। भूपत की अदा और उसकी दिलेरी की कहानी खुद ब खुद बयान करती है। 60 के दशक में डाकू भूपत सिंह अपने तीन खास साथियों के साथ देश छोड़कर गुजरात के सरहदी रास्ते कच्छ से पाकिस्तान पहुंच गया। हालांकि पाकिस्तान जाने के पीछे उसका कोई खास मकसद नहीं था। उसे मौत का खौफ भी नहीं था कि वो देश छोड़कर भागता। लेकिन कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई कि भूपत कुछ समय के लिए पाकिस्तान चला गया। कुछ समय बाद उसने वापस भारत आने का इरादा किया, लेकिन भारत पाक पर मचे घमासान के चलते उसके लिए मुमकिन नहीं हुआ। पाकिस्तानी सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे घुसपैठ के आरोप में जेल भेज दिया। उसे 1 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन सजा पूरी होने के बाद भूपत वापस भारत नहीं आया और वहीं अस्थायी हो गया। पाकिस्तान में उसने मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लिया और अब उसका यमीन यूसुफ हो गया। धर्म परिवर्तन के बाद उसने मुस्लिम लड़की से निकाह किया। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हुई। हालांकि उसने और उसके अन्य साथियों ने भारत आने की कई कोशिशें की, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी और पाकिस्तान की धरती पर ही 2006 में उसने दुनिया से विदा ली। तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।